हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद एमएनजी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल और नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के डिफरेंस देखे थे। इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इस चीज़ को याद रखिएगा कि हम नील बोहर के एटॉमिक मॉडल की बेस के ऊपर देखेंगे। प्रीवियस जितने भी एटॉमिक मॉडल्स थे ना, प्रीवियस हमने जो एटॉमिक मॉडल एक था, एटॉमिक थ्योरी थी डाल्टन की, उसके बाद जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल आया, उसके बाद रदरफोर्ड का प्लेनेटरी मॉडल आया, उसके बाद नील बोहर का मॉडल आया। इन सब मॉडल्स में जो एटॉमिक एटम के स्ट्रक्चर की सही अक्कासी करता है, एटम के स्ट्रक्चर को सही एक्सप्लेन करता है, वो नील बोहर का एटॉमिक मॉडल था, जो कि सबसे एंड में भी आया और सबसे तरक्की याफ्ता भी यही है। इसी को इन चार एटॉमिक मॉडल्स में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। ठीक है, तो अब जो नील बोहर का एटॉमिक मॉडल था उसके मुताबिक न्यूक्लियस दरमियान में मौजूद है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। बाहर ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक ऑर्बिट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को जज्ब या खारिज नहीं कर सकता उसके अंदर रहते हुए। उस वक्त जज्ब या खारिज करेगा जब वो उससे जंप करेगा। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन है फर्ज कर लें इस ऑर्बिट के अंदर, तो वो उस वक्त अपनी एनर्जी को जो है ना खारिज करेगा या जज्ब करेगा जब वो जंप करेगा अपने ऑर्बिट से। ठीक है, जब वो जंप करेगा अपने ऑर्बिट से। हमने देखा था कि जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके करता है। ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब, जब उसको एनर्जी दी जाती है तब वो करता है, क्योंकि ये जो बाहर वाला ऑर्बिट है इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। और आज जो हमने देखना है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं इलेक्ट्रॉन की तकसीम को। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ना हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। अब नील बोहर ने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर जो है ना ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर मौजूद होंगे या कितनी किसकी लिमिट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर हमने इसी चीज को देखना है, इसी चीज को मलूज़ खातिर रखते हुए हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी भी एटम के अंदर। तो इसके लिए पहले तो आप ये देख लें कि जो पहला न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल होता है उसके लिए n का नंबर होता है 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3। ठीक है, तो जो पहला शेल होता है उसको कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से जाहिर किया जाता है, जिसको कहते हैं के। जो सेकंड शेल है उसको एल से, और थर्ड शेल को एम से, और इससे नेक्स्ट जो शेल आएगा उसको एन से। इनको इस तरह से डिनोट किया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए कि जो एन है वो आगे बढ़ता चला जाएगा जैसे ही नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता चला जाएगा। और अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि ऑर्बिट और शेल एक ही चीज होते हैं। ऑर्बिट और शेल एक ही चीज होते हैं, ऑर्बिट्स को ही शेल कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि इसके अलावा एक और चीज भी है। ये जो शेल है ये मजीद इनके अंदर सब शेल्स भी पाए जाते हैं, इन शेल्स के अंदर मजीद सब शेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से फर्ज कर लें, आप एग्जांपल लेते हैं कि 9th क्लास या 10th क्लास। ठीक है, इसको 9th मान लें, इसको 10th मान लें। इसका समझ लें आप एक सेक्शन है, इसके आप समझ लें 2 सेक्शन है। ठीक है, इसके आप समझ लें 2 सेक्शन है। तो आप कहेंगे कि है तो वो 9th क्लास का, लेकिन वो जो भी सेक्शन होगा उसके अंदर मौजूद है। आप कहेंगे कि है तो ये 10th क्लास का, जैसे एल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे है तो एल का, लेकिन है वो किसी सब शेल के अंदर। जैसे कि अगर कोई 10th क्लास का बच्चा है तो हम कहेंगे कि वो फलां जो भी सेक्शन का हमने नाम रखा हुआ होगा तो हम कहेंगे कि वो उस सेक्शन के अंदर मौजूद है। ठीक है, शेल्स के अंदर मजीद सब शेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं। जो के है ना शेल, इसके अंदर सिर्फ एक सब शेल पाया जाता है एस, इसके अंदर सिर्फ एक सब शेल पाया जाता है। जो एल है इसके अंदर 2 सब शेल पाए जाते हैं, एस और पी। जो एम है इसके अंदर 3 सब शेल पाए जाते हैं, एस, पी, डी।
जो n है इसके अंदर 4 सब शेल पाए जाते हैं, s, p, d और f। ठीक है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम की करेंगे तो इनके अंदर फिल करेंगे। जैसे अगर कोई बच्चा 10th क्लास के अंदर नया आता है तो 2 सेक्शंस में से आप एक के अंदर भेजेंगे, 2 सेक्शंस में से एक के अंदर भेजेंगे। तो इसका मतलब है कि कोई भी आ तो एल शेल के अंदर रहा है, एल ऑर्बिट के अंदर रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो जाएगा या एस के अंदर या पी के अंदर। इस चीज को याद रखिएगा। अगर कोई एम में आ रहा है तो या वो एस में जाएगा या पी में जाएगा या डी में जाएगा। अब ये जो सब शेल्स हैं इनकी भी अपनी कुछ लिमिट होती है, इनके अंदर भी कुछ लिमिट होती है। जैसे कि अगर आप सेक्शन की ही दोबारा मिसाल लें कि सेक्शंस की एक जो है ना लिमिट रखी जाती है कि अगर 50 बच्चे हो जाते हैं तो दूसरा सेक्शन बना दिया जाता है या दूसरे सेक्शन के अंदर भेज दिया जाता है। एक सेक्शन के अंदर अगर 50 बच्चे हो जाएं तो दूसरे के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो अगर दूसरे के अंदर भी 50 हो जाएं, अगर उस जो है ना इदारे की इंतजामिया ने एक असूल रखा हुआ है कि एक सेक्शन के अंदर सिर्फ 50 बच्चे आएंगे तो वो और सेक्शन बन जाता है या और सेक्शन के अंदर जो है ना बच्चों को भेज दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक असूल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कि एस सब शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसी तरह से पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी सब शेल, एल के पी सब शेल के अंदर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो एफ सब शेल है इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को भी याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई अगर हमें कैसे पता चलेगा कि के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करें या एम के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करें। तो इसके लिए भी एक रूल है, इसके लिए भी एक रूल है, एक फार्मूला है। वो मैं फार्मूला आपको बता देता हूं। वो आपको बताएगा कि किसी भी शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो फार्मूला है 2n² का। ठीक है, n मैंने आपको पहले भी बताया है कि शेल नंबर को कहते हैं। न्यूक्लियस के पास वाला 1 होगा, न्यूक्लियस के पास के आगे वाला 2 होगा, उससे आगे वाला 3, उससे आगे वाला 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपको बताएगा कि किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो है ना मौजूद हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि के शेल के अंदर या के ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश के शेल के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो यहां पे हम पुट करते हैं वैल्यू 2। के जो शेल है इसका नंबर क्या है, एन की वैल्यू क्या है, इसके एन की वैल्यू है 1। तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, और ये इक्वल होगा 2 के। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। तो हमें पता चला कि के जो शेल है इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब एल के अंदर हम देखते हैं, एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उसको देखते हैं। हमें पता है कि एल का जो एन की वैल्यू है एल के लिए वो है 2, तो एन की जगह पे 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो n की जगह पे जब हम 2 पुट करेंगे, इसको 2 को 2 लिखें, 2 टू द 4 बन जाएगा, 4 टू द 8 बन जाएगा। तो हमें पता चला कि L शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह से हम M के भी फाइंड कर सकते हैं। M के देखते हैं, M के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो M के लिए जो वैल्यू है N की वो है 3, तो N की जगह पे 3 पुट कर देंगे। ठीक है, अब 2 3 टू द 9, 2 9 द 18। तो M शेल के अंदर हमें पता चल गया कि 18 इलेक्ट्रॉन या फिर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से हम N के भी फाइंड कर सकते हैं, N के भी देख लेते हैं। M से अगला जो ऑर्बिट होगा, जो शेल होगा, वो होगा N। तो अगर M का नंबर 3 है, ठीक है, तो N का जो नंबर होगा वो 4 होगा। N के लिए N का नंबर 4 होगा, तो इसकी जगह पे हम 4 लिख देते हैं। 2 4 4 16।
अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 32 आएगा। तो हमें पता चल गया कि n के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन या 32 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। अब ये तो थे कुछ रूल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जो कि आपको आने चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एटम की, किसी भी आयन की करने के लिए हमें जिन चीज़ों का पता होना चाहिए उनमें पहला तो है कि हमें एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद हमें जो शेल्स हैं इनकी तरतीब का पता होना चाहिए। उसके बाद इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी का पता होना चाहिए। इनका पता होना चाहिए कि इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर आ सकते हैं। हम करके देखते हैं एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं सोडियम की। तो सोडियम के लिए हमें पता है कि एटॉमिक नंबर इसका है 11। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 11 पाए जाते हैं। तो सोडियम के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करेंगे तो हमें पता है कि पहला जो शेल आएगा वो हमारे पास आएगा K। तो K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। नेक्स्ट हमारे पास जो शेल आएगा वो आएगा L। तो L के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं L के अंदर? वो हमने पहले निकाले भी थे 8। उसके बाद इनको जब सम करेंगे 10 हो जाएगा और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो 1 बचेगा और 1 जो है ना वो M शेल के अंदर आ जाएगा। M शेल के अंदर 1 आ जाएगा। और दूसरी तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, वो ऐसे कि इसका इस शेल का जो नंबर है वो 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। अब इस चीज को याद रखिएगा कि 1 S के अंदर 2 आएंगे। अच्छा, उसके बाद 2S के अंदर दोबारा से 2 आएंगे, 2P के अंदर 6 आएंगे, 3S के अंदर 1 आएगा। अब ये है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब ये है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसको देखें, 1 हमने एक पहले शेल के लिए लिख दिया। हमें पता है कि पहले शेल के अंदर सिर्फ S सब शेल पाया जाता है। अगर हम सब शेल की बेस पर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो हमें पता है कि K के अंदर सिर्फ S सब शेल पाया जाता है। हमें पता है कि L के अंदर 2 सब शेल पाए जाते हैं, S और P। और L का जो नंबर है, शेल नंबर है, वो 2 है। तो S के साथ 2 लिख देंगे, P के साथ भी 2 लिख देंगे। उसके बाद जो अगले इलेक्ट्रॉन होंगे वो sp_d। M के अंदर 3 जो है ना सब शेल पाए जाते हैं। तो अगले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे, sp या d के अंदर। तो S का नंबर चूंकि पहला है तो S के अंदर जाएंगे पहले। और जो इसका ऑर्बिट नंबर है और इसका जो शेल नंबर है वो 3 है, तो इसके साथ S के साथ 3 लिख देंगे कि ये तीसरे शेल के S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गया है। ठीक है, इसी तरह से हम एक और इधर ऑर्बिट्स के अंदर भी अगर आप शो करना चाहें तो इधर भी कर सकते हैं, इधर भी हम कर देते हैं शो। हाँ जी, K के अंदर हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं? 2। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से L के अंदर 8 और M के अंदर 1। ये हो गई सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब एक और एटम की हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम देखते हैं क्लोरीन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 होता है, 17 होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। तो इसके लिए भी सेम, K के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं तो 2 आएंगे। L के अंदर जो है ना 8 आ सकते हैं तो 8 ही आएंगे। लेकिन M के अंदर यहाँ पे आके चेंज होंगे। M के अंदर कैसे चेंज हो गए? 2 और 8 10 हो गए। उसके बाद जो बाकी बचते हैं वो 7 बचते हैं। और M के अंदर हमें पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका मतलब है 7 के साथ जा सकते हैं M के अंदर। ठीक है, और ऑर्बिटल बेस पे या फिर सबशेल बेस पे अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इसको इस तरह से करेंगे। ये सेम, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा,
यहाँ पे 2 करेंगे और यहाँ पे 3p5 कर देंगे। और उसके बाद इधर भी अगर हम करना चाहें तो 1 की जगह पे 7 लिख देंगे। अब हम इसे काउंट कर सकते हैं 2 8 7 17 बन जाता है। ठीक है, तो ये तो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आइसोटोप्स को पढ़ेंगे।